चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति। अल्पसंख्यकों को मोदी योगी सरकार के फैसले बताने के लिए रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। अनंतनाग में पुलिस ने एक आतंकी को मार गिराया, एक पुलिसकर्मी भी घायल, ऑपरेशन अभी भी जारी। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर किसान आंदोलन के मद्देनजर बड़ी संवेदनशीलता, अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,132 नए मामले आए सामने, 193 मरीजों की मौत। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर दिया बयान, हिंदू मंदिरों का पैसा अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। भाजपा प्रमुख ने कहा कि नेतागिरी का मतलब किसी को लूटना नहीं है या फिर फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं है। हम यहाँ किसी को लूटने या फिर फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। भाजपा प्रमुख ने कहा कि जब भी आपको वोट मिलता है वो आपके व्यवहार की बदौलत ही मिलता है। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए। राजनीति इसलिए काम करते हैं कल के यार। ताजनगरी आगरा में भाजपा की नेत्री ने अपनी पार्टी के पदाधिकारी आशीष पराशर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला नेत्री प्रतिभा भार्गव ने बताया कि भाजपा के वार्ड 34 से पार्षद आशीष पराशर के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत भाजपा नेत्री प्रतिभा भार्गव ने शाहगंज थाने में की है। आपको बता दें कि महिला नेत्री एक समाज सेविका भी है। उनका कहना है कि आशीष पराशर और उनके भाइयों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की है। अयोध्या की रामलीला में भगवान राम का रोल अदा कर रहे अभिनेता राहुल बूचर ने भगवान राम की पोशाक पहनकर रामलीला के दरबार में हाजिरी लगाई है और उनका आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अभिनेता राहुल बूचर ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से ही उन्हें रामलीला में भगवान राम के किरदार को जीने का मौका मिला है। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला को देश और दुनिया के 18 करोड़ से अधिक लोग देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभिनेता राकेश वेदी ने भी रामलला के दर्शन किए और कहा कि रामलला का दर्शन कर दिल एकदम से भर गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की हिरासत की मांग वाली पुलिस की याचिका पर आज सुनवाई होगी। यूपी पुलिस के विशेष जांच दल ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तो आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी में आज सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी की आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में है। आशीष मिश्रा से हिरासत की मांग वाली पुलिस की याचिका पर आज सुनवाई होगी और यूपी पुलिस के विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके ऊपर आज सुनवाई होनी है कि क्या उन्हें रिहाई मिल सकती है या नहीं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है इस मामले में। नितिन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले में?
देखिए, आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 12 घंटे की पूछताछ हुई थी और पूछताछ के दौरान जितने साक्ष्य जो थे आशीष मिश्रा की तरफ से पुलिस को दिए गए थे, उन साक्ष्यों में कहीं न कहीं बहुत सारी हेरा-फेरी पुलिस को दिखाई दी थी और जी। कुछ ऐसे प्रमुख सवाल थे जिनके जवाब देते हुए आशीष मिश्रा खुद को बचा रहा था। तो ऐसे में पुलिस को लगा कि कहीं न कहीं आशीष मिश्रा की संलिप्तता इस पूरे मामले में है और उसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार होने के बाद अब आशीष मिश्रा के कई सारे प्रमुख बयान होने हैं, जिसमें 161 का बयान पुलिस को करवाना होगा। उसके बाद एक 164 का बयान जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होता है और उसके अलावा कौन-कौन सी जो एफआईआर की धाराएँ हैं, कौन-कौन सी उसके ऊपर तामील होती हैं, ये सारी भी चीज़ें जो हैं उस बयान के आधार पर ही प्रमुख तौर पर सामने आ सकती हैं। तो इसी को देखते हुए पुलिस को रिमांड में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी। जो साक्ष्य आशीष मिश्रा की तरफ से दिए गए थे या फिर जो साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, तो उन साक्ष्यों में भी कहीं न कहीं कुछ हेरा-फेरी निकल कर सामने आई है। तभी पुलिस 14 दिन की जो पुलिस की रिमांड है वो आशीष मिश्रा की चाहती है और उसी की सुनवाई आज सीजीएम कोर्ट में होनी है। आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा भी इस वक्त राजधानी लखनऊ में ही हैं और कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा ने जो सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, उन साक्ष्यों में कई सारी हेरा-फेरी थी। सबसे प्रमुख बात ये है कि एक जो वीडियो था थार के वीडियो के बारे में आशीष मिश्रा ने बताया था कि थार जो व्यक्ति चला रहा था वो ड्राइवर था और जब गाड़ी जिस दिन वो चला रहा था उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि वो ड्राइवर जो है वो मर चुका था और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में निकल कर सामने ये आया था कि वो पीले कलर की धारी शर्ट पहने हुए था। तो ये पहला ही हेरा फेरी का सबूत जो था, जो पुलिस के हाथ लगा था कि आशीष मिश्रा यहाँ पर झूठ बोल रहा है। इसके अलावा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आशीष मिश्रा भीड़ में से निकल के भागते हुए थार जीप में बैठते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरा साक्ष्य जो था, जो कि पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा अगर हम आपको और बताएं, क्योंकि जिस तरह आशीष मिश्रा ने पुलिस से बताया था कि जब ये पूरी घटना हो रही थी तो वो बनवीरपुर में मौजूद था, जहां पर वो दंगल का कार्यक्रम हो रहा था और उस कार्यक्रम में ही वो मौजूद था। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने वहां के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी वहां से निकलवाए हैं। इसके अलावा बनवीरपुर जहां की बात करी जा रही है, जिस गाँव की, वहां की भी कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस और डीवीआर को पुलिस ने जब्त किया है और उसमें यह साफ तौर पर निकल कर सामने आया है कि कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा सुबह से तो बनवीरपुर में ही था, लेकिन जब ये घटना घटी है तो उस दौरान वो बनवीरपुर में नहीं था। तो ये सारे जो प्रमुख साक्ष्य हैं, इसमें और किसी तरह से कोई हेराफेरी ना हो सके और इसी को देखते हुए पुलिस 14 दिन की जो रिमांड है वो चाहती है, ताकि और पूछताछ जो है वो आशीष मिश्रा से करी जा सके और पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द होए। ये भी अटकलें लगाई जा रही है नितिन कि जिस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं आशीष, तो उस तरह से उनकी रिमांड और बढ़ सकती है। तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, गिरफ्तारी इस वक्त आशीष मिश्रा की चल रही है, वो गिरफ्तारी के पीरियड में ही है और पुलिस रिमांड चाहती है। पुलिस रिमांड में कहीं ना कहीं उनसे कई सारी चीज़ों की पूछताछ करी जाएगी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने उनके 164 के बयान करे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो रिमांड होती है वो ली जाती है और 14 दिन की रिमांड में पुलिस पहले 160 का बयान करवाएगी, फिर 161 का बयान करवाएगी। हालांकि 160 का बयान पहले ही दिन आशीष मिश्रा का हो चुका है, तो अब 161 का बयान होना है और 161 के बाद 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने जो कि होता है, क्योंकि आमतौर पर देखा यह जाता है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस के सामने पुलिस के दबाव की वजह से कुछ लोगों को बयान करवा दिए जाते हैं और इस तरह की जो शिकायतें हैं वो अक्सर मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने रखी जाती हैं कि 161 के बयान में पुलिस ने दबाव दिलवाते हुए अपने मन की चीजों को बयान में करवा दिया है, बयान में लिखवा दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए 164 का बयान करवाया जाता है जो कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में होता है। तो पुलिस की रिमांड जब होगी तभी 164 का बयान भी सही तरीके से हो पाएगा और इसी को देखते हुए 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। अब रिमांड बढ़वाने की बात अगर करी जाए तो कहीं ना कहीं पहले पूछताछ होगी, पूछताछ में कुछ और साक्ष्य पुलिस जो है वो जुटाएगी और उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि 14 दिन की रिमांड पर्याप्त नहीं है। बयान कितने मायने रखते हैं? आशीष का बयान तो काफी अहम है ही, जिस तरह से वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जितने लोग घटनास्थल पे मौजूद थे उन लोग के बयान कितने महत्वपूर्ण हैं? शिखा सवाल अपना दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। जी नितिन, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से आशीष सहयोग तो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वहां पे मौजूद जितने भी घटना स्थल पर मौजूद लोग हैं, चश्मदीद गवाह हैं, उन लोग के बयान कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, साफ तौर पर चश्मदीदों का भी बयान लिया गया है और चश्मदीदों ने भी इस बात को कहा है, क्योंकि जब ये घटना घटी है और उसमें जो कुछ प्रमुख किसान नेता, जो सरदार किसान नेता थे, उन्हें जानबूझकर गाड़ी से कुचलने का जो प्रयास किया गया है, उनमें से जब उनके साथियों से पूछताछ की गई है या फिर बनवीरपुर के कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, क्योंकि बनवीरपुर की ही जिक्र बार बार आशीष मिश्रा कर रहा था कि घटना के समय पर वो बनवीरपुर में मौजूद था और बनवीरपुर का ही जिक्र वो लगातार कर रहा था कि मैं बनवीरपुर में था। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं बनवीरपुर के जो निवासी हैं
उनसे भी पूछताछ की है, वहां के सीसीटीवी फुटेजेस और पूरी की पूरी डीवीआर जो है वो पुलिस अपने साथ लेकर आई है। तो ऐसे में साफ तौर पर यह बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा कुछ ना कुछ घोलमोल जरूर इस पूरे मामले में कर रहा है, और उसी को देखते हुए इस तरह के बयान जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस को एडविजिबल नहीं लग रहे हैं। पुलिस को नहीं लग रहा है कि ये बयान सही हो सकता है, और उसी वजह से पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। इसके अलावा अगर सहयोग की बात करी जाए, क्योंकि पहले दिन से ही अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा दोनों बाप बेटे लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिस का सहयोग हम लगातार करते आए हैं। साफ तौर पर क्योंकि अजय मिश्रा ने इस बात को कहा है कि जैसे ही मेरे घर पे नोटिस चिपकाई गई थी, मेरा बेटा हाजिर हो गया था अगले ही दिन। हालांकि एक दिन बाद आशीष मिश्रा हाजिर हुआ है, लेकिन उनके पिता ने कहा था कि मेरा बेटा हाजिर हो गया, और जब जब पूछताछ करी जाएगी इस पूरे मामले में लगातार वो हाजिर होता रहेगा, अपने बयान दर्ज करवाते रहेगा। तो इस तरह की बात उसने अजय मिश्रा ने भी कही है, आशीष मिश्रा ने भी कही है। लेकिन फिलहाल आज जब पुलिस रिमांड पे लेगी तो उसके बाद कुछ और बयान जो है वो दर्ज करवाए जाएंगे, कुछ और जो सवाल, क्योंकि जब 160 का बयान आशीष मिश्रा का हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें बड़ी गड़बड़ियां पुलिस को मिली हैं, और इसी वजह से कुछ और जो क्वेश्चंस हैं वो पुलिस ने बनाए हैं, और उसी के लिए 14 दिन की रिमांड लेनी जरूरी है। कुछ और जो साक्ष्य पुलिस ने जुटाए हैं उनको देखते हुए ये जो सवालात हैं वो आशीष मिश्रा से आज करे जाएंगे। दूसरी अहम चीज एक और, शिखा इस मामले से जुड़ी हुई एक और अहम बात यह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो सही बात है कि जिस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं उसको लेकर रिमांड और बढ़ाई जानी चाहिए, और साथ ही आगे के सवाल भी पूछने चाहिए, और साथ ही जितने भी गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन सभी के जो जवाब है उसको भी पुलिस रिकॉर्ड करेगी और आगे की जांच को बढ़ाया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में 2022 के चुनाव को लेकर प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। निबाई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का नोट बांटने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गुड्डू पंडित विधानसभा क्षेत्र में खेतों और सड़कों पर जाकर महिलाओं को पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि घर जाकर बोलना कि गुड्डू भैया आए थे और जलेबियां खाना। और अब इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। सपा के पूर्व विधायक का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नोट बांटते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि घर जाकर बोलना कि गुड्डू भैया आए थे और जलेबियां लाए थे। तो जलेबियां तो कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन नोट जरूर दिख रहे हैं। मनीष हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और फलमंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से रामगढ़ ताल और क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। जल्द ही उन्हें कानपुर एसआईटी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अन्य आरोपितों की तलाश में गोरखपुर से साथ ही कानपुर जिले की पुलिस छापेमारी कर रही है। दबाव बनाने के लिए कई आरोपितों को हिरासत में लिया गया है। एसआईटी प्रभारी अपर पुलिस आयुक्त कानपुर आनंद प्रकाश तिवारी ने दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चिन्हट थाना इलाके के मलहौर रेलवे स्टेशन के पास हुई मुठभेड़ के बाद 2 बांग्लादेशी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पूर्वी की क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल घायल हो गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 5 बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने कई राज्यों में की गई डकैतियों को कबूल किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से कई हथियार और बांग्लादेशी रुपया भी बरामद किया है। देखिए, यहाँ पे मलहौर रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे ट्रैक के पास में डीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम और थाना चिन्हट प्रहरी निरीक्षक के टीम द्वारा जॉइंटली कार्रवाई की गई है। यहाँ पे इनके गश्त और कॉम्बिंग के दौरान इनको 7-8 बदमाश रेलवे ट्रैक के ऊपर से आते हुए दिखे और वो हथियारों से लैस थे। उनको रोकने को कहा गया तलाशी हेतु, परंतु उन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी और अंधेरे के आड़ में जो है करीब उनमें से कई लोग भागने में सफल हुए। 3 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो बांग्लादेशी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और
3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी रुपया भी इनके पास से बरामद हुआ है। उन्होंने कई डकैती की बातों को भी कबूल किया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ के चिन्हट का ये मामला है और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले में? किस तरह से कार्रवाई होगी और कैसे पकड़े गए आरोपी? देखिए शिखा, कल देर रात लखनऊ के चिन्हट स्थित मल्लौर रेलवे स्टेशन के पास ये पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 बदमाश जो थे वो एक रेलवे ट्रैक पर जा रहे थे और इसी बात की सूचना डीसीपी क्राइम टीम को मिली थी। और जब पुलिस उन बदमाशों को पकड़ने पहुंची, जब उनकी घेराबंदी की, तो पुलिस पार्टी पर उन बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी और इसी की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। और ये बताया जा रहा है कि जो बाकी अन्य बदमाश थे, 3 बदमाशों के अलावा, वो सभी मौके पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुबील आलम उर्फ अल अलीम और रूबी उल, ये तीनों बांग्लादेशी बदमाश हैं और इनके पास से असलहे बरामद हुए हैं। और पुलिस की टीम का दावा है कि इन्हीं के जरिए जो फरार अन्य बदमाश हैं, जो आरोपी है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि एक बड़ा गैंग है, बांग्लादेशी गैंग है और ये बताया जा रहा है कि लखनऊ के अंदर जो 3 डकैती की घटनाएं हाल ही पिछले साल में हुई थी, वो इन्हीं गैंग में दिखी गई थी। और न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश, एमपी और दिल्ली के कई शहरों में डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल अफसरों ने इनसे पूछताछ के लिए टीम बनाई है और पूछताछ के बाद इनके बदमाश के जो अन्य गैंग के लोग हैं वो कहां छुपे हैं जरूर मालूम होगा। जी शिवा, क्या ये सिर्फ डकैती की घटना को अंजाम देते थे या किसी और मामलों में भी लिप्त पाए गए हैं? देखिए, दिल्ली की जो एक घटना बताई जा रही है उसमें डकैती के दौरान एक महिला की हत्या भी हुई थी। पुलिस के अफसरों ने इस बात की पुष्टि भी की है, लेकिन चूंकि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड था और ये मुठभेड़ रात 1:30 से 2 बजे तक हुई है, आधे घंटे की मुठभेड़ थी, इसलिए बहुत ज्यादा पूछताछ प्राइमा फेसी नहीं हो पाई है। क्योंकि जो 2 घायल बदमाश हैं वो अस्पताल में है। रिकवरी के बाद पुलिस अफसर की एक जो टीम है वो उन लोगों से पूछताछ करेगी। लेकिन प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है कि 10 ऐसी बड़ी वारदातें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर डकैती की जो इसी गैंग ने अंजाम दी थी। हालांकि लखनऊ इनका वापस आना एक बड़े इशारे को एक दर्शा रहा है कि लखनऊ के अंदर से डकैती घटना को अंजाम देने आए थे। हाल फिलहाल इनके अन्य साथी कहां छुपे हुए हैं, ये जरूर इनसे पूछताछ करने का एक जो कोऑर्डिनेशन है पुलिस टीम का, वो जरूर बड़ा होगा। फिलहाल ये देर रात जो मुठभेड़ हुई है उसमें कहा जाएगा कि लखनऊ पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े थे, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि ये शातिर चोर सिर्फ चोरी और डकैती ही नहीं करते थे, बल्कि रास्ते में आने वाले लोगों की हत्या भी कर दिया करते थे। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशन में जिले के सभी पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन, थानों, कंट्रोल रूम, फायर स्टेशन और बैरकों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सभी कार्यालयों से सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलवाकर उसे समुचित तरीके से यथास्थान पहुंचाया गया है। प्लास्टिक कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा का संग्रह एवं निपटान अलग अलग किया गया। कार्यालय और थानों सहित अन्य जगह पर लगे कूलरों में साफ सफाई की गई। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कूलरों में पानी का प्रयोग न करने के लिए भी कहा गया। साथ ही पूरे जिले में ये अभियान चलाकर पुलिस ने स्वच्छता का संदेश भी दिया। सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात लोगों ने एक महिला को गोली मार दी। आपको बता दें कि महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बम्भौरी में बुजुर्ग महिला अपने घर में सो रही थी, तभी अज्ञात बदमाशों ने वृद्ध महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और वो यहाँ पे लेटी हुई थी रात शाम को, और मेरे चाचा कोई लोग थे नहीं यहाँ पर। और फिर वो लेटी थी, फिर रात में अचानक से हल्ला हुआ, तो जब हम लोग वहाँ से आए तो देखा यहाँ पर दादी की मेरी गोली मार दी गई। फिर उसके बाद दादी से मैंने पूछा कौन थे मारने वाले, कोई बता सकती हो आप? तो हम लोगों ने, दादी ने मेरे गाँव में कीड़ी लाल का नाम लिया कि उन्हीं लोगों ने मेरे को मरवाया है। और फिर उसके बाद में फिर तब तक के सारे गाँव लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारी भीड़ लग गई वहाँ पर। हम नहीं कह रहे कि किसी को फंसा देने के लिए, जब मेरी दादी की गोली लगी है तो
सोनभद्र के जराहावन क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान टीम 2 ट्रैक्टर सीज कर दिए हैं। छापेमारी की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वन क्षेत्र अधिकारी मोहम्मद जहीर मिर्जा ने बताया कि इस तरह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इसके अलावा नमामि गंगे परियोजना के तहत जो कार्य कराया गया है उसका भी स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए टीम बनाई गई है जो हर समय अवैध खनन रोकने के लिए कार्य करती रहेगी। खबर हमीरपुर से है, जहां जनपद में एक और डेंगू जैसी महामारी से बचने के लिए लोग साफ सफाई करते हुए नजर आते हैं। वहीं जल निगम लोगों को शुद्ध पानी की सप्लाई भी नहीं दे पा रहा है। मामला हमीरपुर जिले के बिवार कस्बे के उदयभान नगर का है, जहां स्थानीय निवासी नलों से आ रहे गंदे पानी का उपयोग करने के लिए मजबूर है, जिसके चलते लोगों की सेहत खराब हो रही है। बता दें कि उदयभान नगर के ज्यादातर हिस्सों में ऐसी शिकायतें बनी हुई हैं, जहां लोगों में पहले ही संक्रमण और बीमारी के खतरे से डर का माहौल बना हुआ है। वहीं उस पर नलों से गंदे पानी की आपूर्ति से लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के अधिकांश इलाकों में जल निगम के नल लगे हुए हैं और इस पानी का प्रयोग सर्वाधिक कपड़े धोने, साफ सफाई आदि में किया जाता है। वहीं ज्यादातर जगहों पर लोग इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं। ये मामला अपने ग्राम पंचायत बीमार का है, जो कि हमारे यहाँ जल संस्थान निगम है। ये यहाँ पे पानी इतना गंदा भरा हुआ है कि इसको देखा नहीं जा सकता, और यही पानी पूरा हम लोगों के घरों की सप्लाई में आती है। जहाँ तक कि नलों के द्वारा छोटे छोटे कीड़े भी हम लोगों के घर में आ रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, और प्रशासन को इस पर विशेष। खबर अलीगढ़ से है, जहां किराए को लेकर सिपाही और ऑटो चालक के बीच जमकर मारपीट हुई। पहले सिपाही ने चालक को पीट दिया, फिर चालक के पक्ष में आए युवक ने सिपाही को दौड़ा कर पीटा और वर्दी तक फाड़ दी। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र के दुबे के पहाड़ स्थित मनिक चौक के नजदीक का है, जहां रविवार रात ट्रैफिक सिपाही रवि कुमार हाथरस गेट में तैनात है। रविवार की रात को सिपाही रवि ऑटो में बैठकर हाथरस अड्डे आ रहा था। दुबे के पड़ाव स्थित मानिक चौक के पास पहुंचते ही वो ऑटो से उतर गया। चालक ने सिपाही से किराए के रुपए मांगे तो सिपाही ने वर्दी का रौब दिखाते हुए किराए देने से इनकार कर दिया। इसी बीच टेम्पो में बैठे एक यात्री सौरभ ने इस बात का विरोध किया और आधा किराया देने की बात कही, तो इस पर सिपाही भड़क गया। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। बात बढ़ने पर सिपाही ने चालक और ऑटो में बैठे यात्री के साथ मारपीट शुरू कर दी और साथ ही साथियों को भी बुला लिया। यात्री को पिटता देख कुछ ही देर में लोग चालक के पक्ष में आ गए। सौरभ ने सिपाही को पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। खुद को घिरता देख सिपाही भागने लगा। देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ एकत्र हो गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को बचाया। मारपीट में यात्री और सिपाही रवि कुमार घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।